बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बहुत ही क्विक और शॉर्ट वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की शेयर कर रहे हैं, ताकि इसका नाम हमने एकांशा एग्ज़ाम सीरीज़ इसलिए रखा है ताकि कम वक्त में आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर कितना मैटर लिखना है वो क्लियर हो जाए। इसके अंदर मैटर आपको पता है हमेशा की तरह उतना ही हम लिखते हैं कि अगर आप इसको अपने किसी रजिस्टर कॉपी पे नोट डाउन कर लें तो आप 35 to 40 मिनट्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है कि एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इसमें हम पहले हमेशा की तरह हमारी हेडिंग्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला तो आपने इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो कहता है कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इज़ प्रोविजन ऑफ राइट्स टू सिटीजन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सच राइट्स। यानी कोई रियासत जो है, मुल्क जो है वो क्या कर रहा है कि अपने शहरी जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, उनको हकूक़ दे रहा है, और ना सिर्फ दे रहा है बल्कि उनकी हिफाजत भी कर रहा है। तो प्रोटेक्शन भी कर रहा है और उनको हकूक़ भी दे रहा है। देयर कैन बी, मैं थोड़ा सा जूम इन इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप इजीली इसको रीड आउट कर सकें। देयर कैन बी नो ड्यूटी विदाउट राइट। ठीक है, तो कोई ऐसी ड्यूटी नहीं जिसमें राइट मौजूद ना हो। लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच हैव बीन गिवन टू पर्सन बाय लीगल सिस्टम। तो कोई भी लीगल सिस्टम जो अपने अफराद को जो है वो राइट्स देता है, ठीक है, उनको हम लीगल राइट्स कहते हैं कि ये उनके कानूनी हक है। ठीक है, सच राइट्स कैन बी रिपील्ड, मॉडिफाइड एंड चेंज बाय द लीगल सिस्टम। अब ऐसे जो राइट्स हैं उनको रिपील का मतलब कि ख़त्म भी किया जा सकता है, मॉडिफाई यानी कि उनके अंदर कोई बेहतरी लाई जा सकती है, और चेंज यानी तब्दीली लाई जा सकती है ताकि वो एक इंडिविजुअल को एक जॉयफुल लाइफ जो है जो वो लाइफ इंजॉय कर सके अपना। तो ये राइट्स जो हैं उनमें तब्दीली करना, ख़त्म करना या उनको बेहतर इम्प्रूव कर देना, ये उसके इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया। सेकंड हेडिंग के नीचे आपने जो डेफिनेशन की है कि डेफिनेशन आपने दे दी, लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी विच आर रिकग्नाइज्ड एंड इनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी अगर मुख्तसरन आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे कॉमन मतलब जो मुश्तरका मामलात हैं लोगों के एक किसी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो राइट्स जो कि कानून रिकग्नाइज करता है यानी कानून उनको मानता है, और वो राइट्स जो हैं वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ हैं यानी उनको नाफिज किया जा सकता है कानून की ताकत से। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन दे दी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी, हमारी जो राइट्स हैं उनकी काइंड्स क्या हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया कि हर एक अपना तरीका है सवालात को समझने का। तो ये हेडिंग नहीं है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। असल में मैंने वो तमाम राइट्स जो कि पी से शुरू होते हैं वो 8 थे, ठीक है, तो उनको मैंने सिर्फ आपको याद करवाने के एक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह लिख लिया ताकि जब आप कभी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको याद हो कि अच्छा 8 ऐसे राइट्स थे जो पी से स्टार्ट होते थे। तो उनको हम 1 by 1 जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है। पहला है परफेक्ट राइट। ठीक है, ये लीगली रिकग्नाइज जो है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो हम उसको परफेक्ट राइट कहते हैं। याद रखिएगा परफेक्ट राइट का साथ एक हेडिंग आपने इम्परफेक्ट राइट की भी दे के नीचे उसकी एग्जांपल देनी है कि इम्परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो लॉ रिकग्नाइज करता है लेकिन वो इन्फोर्सिएबल नहीं होते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसके अंदर इसकी एक एग्जांपल है जो आपकी स्क्रीन पे कि इम्परफेक्ट राइट इज अ क्रेडिटर लीजिंग अ डेटर ऑफ हिज डेट्स आइदर कम्प्लीटली और पार्शली। इसका मतलब है कि एक शख्स ने किसी दूसरे का उधार देना था, तो ये तो बात तय है कि हाँ उसने वापस करनी है उसकी रकम, लेकिन अब वो जब अगर उसका कोई उधार वापस कर रहा है, ठीक है,
तो उसमें अब उसने मुकम्मल किया या नामुकम्मल किया, ठीक है, कंप्लीटली या पार्शियल। पार्शियल का मतलब है जुज़वी तौर पे, ठीक है, कि मुकम्मल नहीं किया बल्कि उसका एक जुज़ जो था, एक पार्ट जो था उसको कर दिया। तो आपने ये याद रख लिया कि पहला परफेक्ट राइट था, उसके साथ आपने इम्परफेक्ट मेंशन कर देना। उसके बाद पॉजिटिव राइट, ये हम देख लेते हैं स्क्रीन पे कि ये जो पॉजिटिव ड्यूटी पर्सन इज बाउंड टू डू अ पॉजिटिव एक्शन। मिसाल के तौर पे अगर ए ने बी से कोई रकम ली, तो अब ये बी का राइट है कि वो रकम जो है बी जो है उसको वापस करे ए को, ठीक है। नेगेटिव राइट जो है इसको हम देख लेते हैं, जिसमें है कि ये ऐसे राइट्स हैं जो कि नेगेटिव ड्यूटी से, नेगेटिव ड्यूटी से मुराद है कि किसी को आपने किसी काम से रोक रखा है, ठीक है, कि भाई ये काम नहीं करना, ठीक है। अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ नेगेटिव राइट इज द फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कोई भी चीज़ ऐसी, कोई मामला इस तरह का है, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कायम करते हैं कि उसने कोई प्रॉपर्टी थी, कोई जायदाद वगैरह थी, उसने उसको सीज़ कर लिया या कन्फिस्केट किया, लेकिन आप प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो है आपको लॉ को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो ये नेगेटिव राइट जो है वो उसकी हमने एक हेडिंग देख ली। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन पे है पर्सनल राइट्स, ठीक है। ये हैं कि जिसके अंदर आपकी लाइफ है, आपकी लिबर्टी है, रिलीजियस लिबर्टी है, आप मजहबी दीनी आपकी ज़िंदगी, आपकी अपनी ज़ाती आज़ादी जो है, ठीक है, ये पर्सनल राइट्स हैं, ठीक है। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कारोबार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं स्पीच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल राइट्स हैं। फिर है प्रोप्राइटरी राइट, ठीक है। ये वो होते हैं जो टचेबल थिंग या टेंजिबल चीज़ें, जैसे घर हो गया, पैसा हो गया, कोई फिज़िकल चीज़ें जो हैं ये उनसे रिलेटेड, वो ये इनको प्रोप्राइटरी राइट्स कहते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि एक राइट जो प्रिंसिपल हम राइट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ एनी अदर राइट, ठीक है ना, एंड इट स्टैंड्स बाय इटसेल्फ, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। जबकि एक्सेसरी राइट जो होता है वो एक ऐसा राइट होता है जो सब ऑर्डिनेट होता है किसी प्रिंसिपल राइट के, तो उसको हम जो है आई एम सॉरी उसको हम जो है एक्सेसरी राइट करते हैं। जो प्रिंसिपल राइट का सबऑर्डिनेट होता है उसको एक्सेसरी राइट कहते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि ए ओज मनी टू बी, ठीक है। ए ने कुछ रकम था वो उसने बी को देनी थी, एंड ही एक्सिक्यूट अ मॉर्टगेज डीड इन फेवर ऑफ बी। तो उसने क्या किया कि एक गिरवी, मॉर्टगेज होता है गिरवी, किसी गिरवी नामा या मॉर्टगेज डीड जो है उसने बी की फेवर में जो था एक्सिक्यूट किया। तो द डेट इज द प्रिंसिपल राइट, ठीक है। इसका यह मतलब है कि वो जो रकम ले चुका हुआ है वो तो प्रिंसिपल राइट है, और जो सिक्योरिटी है जो मॉर्टगेज हुई है वो सबऑर्डिनेट किसकी थी, वो सबऑर्डिनेट थी प्रिंसिपल राइट की। तो जो मॉर्टगेज होगा वो एक्सेसरी राइट होगा, यानी कि कोई चीज़ रहन रखी हुई है, और जो असल डेट है, असल ज़र जो है वो प्रिंसिपल राइट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल और एक्सेसरी राइट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, प्राइमरी राइट। अच्छा, प्राइमरी राइट में जो चीज़ है इसमें है कि जो आपकी रिकग्नाइज बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसमें आपकी रेपुटेशन है, आपकी राइट ऑफ लाइफ है, और आपने प्राइमरी राइट के साथ ध्यान में रखना है कि एक सेकेंडरी राइट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हैं कि विच आर imposed on offender at the time when offender violates the primary right of the other person।
तो जब भी ऑफेंडर कहते हैं कि जो किसी ऑफेंस, जो ऑफेंस का मतलब कि अगर किसी ने ऑफेंस किया, हम उसको ऑफेंडर कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि आई हैव अ पर्सनल राइट टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल हु इज़ एनी वे हार्म्स मी। अगर आपको कोई नुकसान कोई देता है, खुदा न खास्ता, तो आप उससे कॉम्पनसेट करवा सकते हैं कि भाई तुमने ये नुकसान किया है, तुम इस नुकसान को पूरा करो। ठीक है, तो ये चीज़ प्राइमरी राइट्स आपके सामने है। और अब पब्लिक राइट्स, ठीक है, मिसाल के तौर पे वोट डालना, ये एक पब्लिक राइट है। ठीक है, मेंबर ऑफ पब्लिक, एवरी, हर किसी को ये रियासत जो है हक देती है कि वो अपना वोट कास्ट करे। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट राइट्स हैं जिसमें इंडिविजुअल्स के माबैन जो चीज़ें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी ने कोई मुआहदा किया है, तो ये वो 8 जो थे आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी, आपको याद करने में आसानी रहेगी कि ये वो 8 राइट्स हैं जो हमारे पी से शुरू हो रहे थे। अच्छा, इसके बाद हमारे कुछ राइट्स हैं जो आर से शुरू होते हैं, तो वो 7 हैं, मैंने ये लिख दिया। ये हेडिंग एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं लिखनी, लेकिन आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। रियल राइट्स, ठीक है, ये रियल राइट्स जो हैं दीज आर रिलेटेड टू द थिंग्स रादर देन अ पर्सन। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो रियल राइट है। ठीक है, आपके पास कोई घर है, कोई मकान है, आप उसको बेच सकते हैं, कोई ख़रीद सकते हैं, ये आपके रियल राइट्स हैं। फिर उसके बाद है राइट्स इन रेम। ये एक रोमन टर्म है, एक्टिव इन रेम, जिसका मतलब ये है कि आपकी कोई घर प्रॉपर्टी वगैरह है तो आप उसको आज़ादाना जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट, हेजिटेशन के। तो राइट इन रेम, ठीक है। तो दूसरा है राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम से, ये भी एक रोमन टर्म थी, एक्टिव इन पर्सोनम। इससे मुराद ये ली जाती है कि अगर किसी ख़ास फ़र्द के अगेंस्ट कोई राइट क्रिएट हो गया है, आपने कोई मुआहदा कर लिया था, कोई गाड़ी आपने ख़रीदनी थी, उसका आपने एग्रीमेंट किया, अब ये उस पर्सन के ऊपर ही लागू होगा कि भाई मेरा आपसे गाड़ी खरीदने का मुआहदा हुआ है और मैंने आपको रकम अदा कर दी, अब आप मुझे ये गाड़ी, आपने एग्रीमेंट किया था, अब आप ये मुझे सेल कर दें। तो ये राइट इन पर्सोनम है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं राइट्स इन रीप्रोप्रिया। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वेयर पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ फुल ओनरशिप अपॉन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड दिस टर्म शोज दैट ओनर हैज़ अ कंप्लीट राइट्स अपॉन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मूवेबल है, यानी मनकूला या गैर मनकूला कोई भी प्रॉपर्टी है, तो घर, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी वगैरह, जो भी मतलब ऐसी चीज़, तो ये राइट्स इन रीप्रोप्रिया, ये हेडिंग आपने देनी है एग्जाम्स में। उसके बाद यहाँ राइट्स इन री एलिनिया। अच्छा, राइट्स इन री एलिनिया बड़ा इंटरेस्टिंग ये राइट ये है कि पहले मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ कि माई राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड ऑफ अनदर पर्सन द राइट ऑफ री एलिनिया। जैसे अगर किसी के कोई ज़मीन थी और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की ज़मीन थी और उसकी ज़मीन दरमियान में लैंड लॉक्ड हो गई। ठीक है, तो ये वो राइट है कि वेयर पर्सन हैज़ द राइट ऑफ यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। अब अपनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए उसको किसी और की ज़मीन में से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, तो ये उसका राइट है कि वो अपनी ज़मीन तक पहुंच सके, तो वो दूसरे की ज़मीन से गुज़र के अपनी ज़मीन तक पहुंच सकता है। ठीक है, कोई ऐसा जगह आ गई है, कोई ऐसी चीज़ है, तो इसको हम राइट्स इन री एलिनिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है राइट एट रेस्ट। इसका ये मतलब है कि ऐसे राइट्स जो कनेक्टेड हैं, उसकी परमानेंट राइट्स हैं, उनको हम राइट एट रेस्ट कहते हैं। और फिर राइट्स इन मोशन, ये वो होते हैं जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी आपको मैं मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि टाइम टू टाइम जो है राइट, मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और महीने के बाद आपको सैलरी मिलना आपका राइट है।
लेकिन वो राइट तब तक ही है जब तक आप जॉब कर रहे हैं। जब जॉब नहीं कर रहे तब तो आप जाके नहीं ना सैलरी ले सकते किसी से कि जी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था तो आप पाबंद हैं। कि वो कहेगा भाई आप ये राइट, आपका राइट तब था जब आप काम कर रहे थे, जब आपने काम छोड़ दिया आपका राइट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारे ये तकरीबन हमने अभी, आप अगर स्क्रीन पे देखें तो ये 8 राइट्स हमने पहले देख लिए और 7 जो थे वो हमने 15 जो हैं राइट्स वो देख लिए। और अभी वीडियो भी तकरीबन 15 मिनट्स की हुई है, तो इसका मतलब हमने 1 मिनट में तकरीबन एक राइट जो था वो पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखें, ये आ गए इनहेरिटेबल राइट्स। ठीक है, इनहेरिटेबल बहुत आसान है, मतलब अगर कोई शख्स जो है वो फोत हो जाए और उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं उनका ये राइट है कि वो जो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ उसके डेट्स वगैरह हैं उनको इनहेरिट कर सके। ठीक है, इसके साथ आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक नॉन हेरिटेबल राइट्स भी होते हैं, ऐसे जो कि हेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि आपने एक एग्जांपल इसमें कोट कर देनी है। मिसाल के तौर पे साकिब हैज़ राइट टू लिव, राइट टू परफॉर्म रिलीजन ड्यूटी, राइट टू स्पीक, दीज राइट्स विल बी अबॉलिश्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर हिज डेथ। अब ये वो राइट्स थे कि चूंकि वो फोत हो गया, ठीक है, और अब तो वो ये राइट यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो नॉन हेरिटेबल राइट्स। ठीक है, अब इसकी हम आगे और लीगल राइट्स, ये अभी हम पहले भी इसको हमने एक दफ़ा देखा था कि जिसको कोर्ट ऑफ लॉ रिकग्नाइज करे उसको हम लीगल राइट्स कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी हेडिंग है। उसके बाद इक्विटेबल राइट्स वो होते हैं कि जो कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो उसको रिकग्नाइज करती है। ठीक है, उसको हम इक्विटेबल राइट्स कहते हैं। वेस्टेड राइट्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट द विलिंगनेस ऑफ द ओनर। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप कोई भी मालिक है किसी चीज़ का और उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जो है उस चीज़ के आप नहीं कर सकते। जैसे डीड ऑफ ट्रांसफ़र है तो बी ए, अब इसमें मैं एग्जांपल से आपको अगर बताऊंगा तो शायद आपको जल्दी क्लियर हो जाए कि इफ़ अ वैलिड डीड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ एक्सिक्यूटेड बाय ए इन फेवर ऑफ बी, तो बी एक्वायर्स अ वेस्टेड राइट। यानी अगर ए ने कोई मुआहदा किया किसी चीज़ के ट्रांसफ़र का, तो उसके मुआहदे करने से बी को राइट मिल गया, तो बी को राइट जो है वेस्टेड हो गया। वेस्टेड से मुराद कि ए ने किया तो बी को वो राइट मिला, तो ए की वजह से या उसने कोई भी ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट की बी की हक में, तो अब बी को वो मिला किसकी वजह से, ए की वजह से। तो इसका मतलब है बी एक्वायर्स अ वेस्टेड राइट। अब उसको ये राइट हासिल हो गया, पहले नहीं था। अगर ए एग्जीक्यूट ही ना करता तो उसको राइट ही ना मिलता। ठीक है, तो उसके बाद है कंटिंजेंट राइट्स। ये भी मैंने ज़रा थोड़ा स्क्रीन पे इसको जूम इन इसलिए किया ताकि आप इजीली रीड कर लें। ये ऐसे राइट्स हैं जो किसी पॉसिबल अकरेंस पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं अगर आपको एग्जांपल से समझा दूं तो शायद जल्दी आपको इसमें समझ आ जाएगी कि मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ए ने बी को कोई जायदाद देनी थी और ये कहा कि आपको ये जायदाद मिलेगी जब आप 21 साल के हो जाएंगे। और ये राइट्स जो हैं ये कंटिंजेंट राइट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि बी के हकूक उस वक्त इस्टेब्लिश होंगे जब वो 21 साल का होगा। जब 21 का होगा ही नहीं तो उसका राइट बनेगा ही नहीं। तो अब वो चीज़ मशरूत कर दी, यानी एक शर्त आयद कर दी कि 21 का होगा तो ही वो चीज़ जो है वो उसके पास जा सकेगी। तो इसको कंटिंजेंट राइट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्विएंट राइट्स। सर्विएंट से जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि ऐसा राइट व्हेन पर्सन सर्व हिज राइट ऑफ वे अपॉन अदर लैंड। अब इसमें एक सर्विएंट होता है और एक डोमिनेंट, वो मैंने साथ ही मेंशन किया हुआ कि डोमिनेंट क्या है कि अ डोमिनेंट राइट इज सच राइट पर्सन हुज लैंड इज बीइंग यूज्ड बाय अदर पर्सन इज कॉल्ड डोमिनेंट राइट।
अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखें तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जांपल है कि एक्स एज द ओनर ऑफ सर्टेन हाउस इज अ राइट ऑफ वे over the land of Y, his neighbor. The house of X is dominant heritage and Y is the dominant owner. यहाँ पर अगर आप चीज़ नोट करें तो उसमें वो ये आपको मिसाल से वाज़ेह ये कर रहा है कि X का कोई घर है, वो उसका मालिक है, तो वो ये हक रखता है कि वो Y की ज़मीन से गुजर के अपने घर तक पहुँच सके, जो कि उसका हमसाया है। ठीक है, अब जो X है, ठीक है, हाउस जो है एक्स का जो हाउस है वो डोमिनेंट हेरिटेज है और वाई जो है वो डोमिनेंट ओनर है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम म्यूनिसिपल राइट्स, ये वो राइट्स होती हैं जो लॉ ऑफ कंट्री जो है वो अपने सिटीजन्स को जो है देते हैं, प्रोवाइडेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री, और जो इंडिविजुअल जो है वो राइट्स को एंजॉय करे उसको म्यूनिसिपल राइट्स कहते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऐसे राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है वो देता है। आइन जो अपने शहरियों को जो हकूक़ देता है उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जैसे लाइफ है, लिबर्टी है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है जस एंड रेम। जस एंड रेम इज़ अ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ anyone is called just and rem। यहाँ पर अगर ये एक चीज़ करेक्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जस्ट एड रैम नहीं था, मैंने उसको करेक्ट कर दी है, ये जस्ट एंड रैम है। तो मिसाल के तौर पे कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक ए प्रॉपर्टी अपनी बेचता है और तो इसका मतलब है कि उसने बी को अगर अपनी प्रॉपर्टी बेची तो अब बी एक्वायर्स अ राइट अगेंस्ट ए। अब बी के हकूक़ पैदा हो गए कि वो ए से वो प्रॉपर्टी ले, टू हैव हाउस ट्रांसफ़र टू हिमसेल्फ, ताकि वो घर उसको मुंतकिल किया जा सके। तो जस एंड रेम जो है वो राइट्स हो गए। इसके बाद ऑर्डनरी राइट्स की हेडिंग है। ऑर्डनरी राइट्स आर दोज राइट्स विच हैज़ नॉट बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन नहीं देता, ठीक है, उसको हम ऑर्डनरी राइट्स कहते हैं। और इंटरनेशनल राइट्स वो होते हैं जो किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है अगर किसी को मुयस्सर हैं तो उनको हम इंटरनेशनल राइट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने आज बड़ा क्विकली जो था ये सारा क्वेश्चन जो आपके सामने, मैं इसको स्ट्रक्चर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमने रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया था कि काइंड ऑफ राइट्स क्या होंगे। हमने इसके इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दी, और उसके बाद हमने काइंड्स की तरफ हमने देखा तो हमारे 8 राइट्स ऐसे थे जो पी से शुरू होते थे, वो हमने 1 बाय 1 जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये 7 ऐसे राइट्स हैं जो आर से शुरू होते हैं, और उसके बाद ये कुछ दूसरे राइट्स हैं जिसमें आपने डिटेल्स देखी, और आखिर में हम इसका एक कंक्लूजन जो है वो बता देते हैं। स्क्रीन पे आपके आ गया कि लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और कंट्री लॉ, दीज आर इन्फोर्स्ड बाय द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट। याद रखिएगा, फिजिकल फोर्स से मुराद ये है कि अगर कोई कवानीन लागू करने के लिए रियासत ताकत का इस्तेमाल करती है तो वो फिजिकल फोर्स है। दीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप एंड वेरियस ऑथर्स। सच राइट्स कैन बी रिपील्ड, मॉडिफाइड और चेंज बाय लीगल सिस्टम। यानी ऐसे राइट्स जो हैं उनको ख़त्म भी किया जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, मॉडिफाई तब्दील भी किया जा सकता है, ताकि वो उस मुल्क के शहरी जो हैं वो एक पुरअमन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का इस क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी आ गई होगी राइट्स के बारे में। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से राइट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आप कमेंट्स देना चाहें तो मुझे ये खुशी होगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा आज की वीडियो के बारे में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, और अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।